पिछले क्लास में हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्स, तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोहेरेंट सोर्स आपको बनाना है तो एक ही सोर्स से आ रही लाइट में आपको फेज डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? यस सर। एक ही सोर्स से आ रही लाइट को आपको डिवाइड करके यूज करना पड़ेगा, तभी आपको कोहेरेंट सोर्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उसी बात को यूटिलाइज करते हुए यंग ने क्या किया, इन्होंने कहा क्योंकि कोहेरेंट सोर्स ऐसे ही मिल सकता है, तो इन्होंने क्या किया, स्लिट लगा दिए रास्ते में। तो क्या बनाया है इन्होंने, देखो ध्यान से, एक प्राइमरी सोर्स लिया इन्होंने, एक प्राइमरी सोर्स लिया, और इसको इन्होंने एस कहा, सोर्स से तो ऐसे ही बोला जाएगा। और अब यहां से आपका जो वेव प्रोपगेशन होगा वो आपको पता है वेव फ्रंट के फॉर्म में होगा। देखो इसको अगर एक बार आसानी से समझ लिया जाए तो ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा का पूरा वेव बहुत ही इजी है, और अगर ना समझा जाए तो ये बहुत टफ है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से बताऊं और आप लोग इसको उसी तरीके से समझ जाओ तो आपका समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगा, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। पॉइंट सोर्स है, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, लाइट ऐसे करेगा ना। यस सर। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक और बैरियर ले लिया, इसको बैरियर कह सकते हैं, और क्या किया इन्होंने, इसको इस तरीके से बैरियर ले लिया। तो जैसे क्या, देखो लाइट जा रही हो और इसको यहाँ पे ब्लॉकेज लगा दो तो यहाँ पे चीजें रुक गई, स्टक हो गई ना। ये एक सोर्स की तरह बिहेव किया, यहाँ से लाइट अब इस तरीके से आगे फिर से करेगी। इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हो। जो पुरानी नोटबुक्स आती थी, उनके जो पैड होते थे, स्टार्टिंग के कवर होते थे, बहुत हार्ड बाउंड होते थे वो, उनको ले लो, एक में हल्का सा होल कर दो और उसके कुछ दूरी पे जा करके एक दूसरा पैड ले लो, उसमें इस तरीके से मेजर करके आप होल कर दो। डार्क लाइट में इसको पूरा का पूरा सिस्टम को कवर कर दो, तो आपको थोड़ा सा ये सब दिख जाएगा। बहुत डिटेल देखने के लिए फिर आपको इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्च की लाइट से भी आपका थोड़ा बहुत समझने भर के लिए काम चल जाएगा, हालांकि फ्रिंज बहुत क्लियर नहीं दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा सेटअप करना पड़ता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल अगर एटीट्यूड है, व्यू है, आप देखना चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। अब देखो जब ये वेव फ्रंट के फॉर्म में यहाँ पे चलेगा इस तरीके से पूरा, तो आपको पता है कि हमने जब पढ़ाया था वेवलेट्स के बारे में, कि सोर्स था, ये इसका वेव फ्रंट हुआ, तो इस वेव फ्रंट पे वेवलेट्स होते हैं, है ना। और ये वेवलेट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं, तो यहाँ से फर्दर लाइट इमिट होती है, वो फर्दर वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसी को यूटिलाइज करेंगे। तो जब उसी को यूटिलाइज करेंगे तो वेव फ्रंट के फॉर्म में ही है ये, और ये ऐसे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज हो जाएगी, लाइट कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, इस तरीके से आपका दिखेगा ये। तो यहाँ इस पोर्शन में कुछ दिखाना नहीं क्योंकि ब्लॉकेज हो गया है, और बाकी वेव फ्रंट आपने इसको ऐसे दिखा दिया यहाँ पे, ये इस तरीके से। एक तरीके से एक सोर्स यहाँ पे हो गया, एक सोर्स यहाँ पे हो गया। सपोज करो दिस इज S1 एंड दिस इज S2, है ना। तो एक सिंगल सोर्स से जो भी लाइट प्रोपेगेट कर रही थी उसको हमने एक बैरियर लगा करके दो सोर्स की तरीके से डिवाइड कर लिया। पहले इसको बोलते हैं फर्स्ट बैरियर, इसको बोलते हैं फर्स्ट बैरियर, इसको बोलते हैं सेकेंड बैरियर, ठीक है। या इसको कई बार स्क्रीन भी इसको लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से जब आगे आपकी लाइट प्रोपोगेट करेगी, यहाँ से जब आपकी लाइट आगे प्रोपोगेट करेगी तो प्रोपोगेट कैसे करेगी,
ये दोनों एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और जब ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी तो फिर से वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। क्या करेगी वो? तो फिर से वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। किसके फॉर्म में बढ़ेगी? वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके, वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। सपोज करो हमने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया है। क्या किया है हमने? यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया है, यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया है। तो इसके हर एक पॉइंट पे लाइट पहुंचेगी। किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट पी, और इसको पी को एस से मिला देते हैं, और S2 को भी P से मिला देते हैं। अब हमको पता है कि पॉइंट P पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि S2P माइनस S1P ये आपका n लैम्डा है, ये आपका n+1/2 लैम्डा है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? यस। मनस्वी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ये इस बात पे डिपेंड, इसी यही कॉन्सेप्ट है, इसी बात को समझना है। इसी बात को समझ गए तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सॉल्व हो गया। अब P पॉइंट आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट होगा, ये आपको तय करना है इसके डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे एक पॉइंट मिडिल पॉइंट होगा, मान लो सपोज करो दिस इज पॉइंट O को अगर आप देखो तो O पे तो निश्चित तौर पे S1O और S2O इक्वल टू 0 होगा, ये तो L लैम्डा में जाएगा, यानी यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना ही होना है। क्या होना है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना ही होना है। अब इसके बाद इसके ऊपर जब बढ़ते जाएंगे, इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा, किस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होगा, नीचे जाएंगे ये डिसाइड होता जाएगा S2P माइनस S1P के डिफरेंस, यानी पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है दोनों सोर्स के वेव फ्रंट में, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, अब चलिए इसको टर्म के फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज दोनों सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी। कितना है? दोनों सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी, और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया, एक कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया, और स्क्रीन और इन सोर्स वाली जो स्लिट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका कैपिटल डी। इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है आपका वो है कैपिटल डी। अब आपको फाइंड आउट करना है S2P माइनस S1P। क्या फाइंड आउट करना है? S2P माइनस S1P आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो इसको फाइंड आउट ऐसे करेंगे, S2P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और O से जो P की डिस्टेंस है, सपोज करो ये डिस्टेंस कहीं पे बुक में x माना जाता है, कहीं पे y माना जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन योर इंटरेस्ट आप मान लो, मैं चूंकि y एक्सिस में डिस्टेंस दिख रही है इसलिए मैं y मानूंगा इसको। O से P यानी सेंट्रल पॉइंट से स्क्रीन के P की डिस्टेंस y है, तो आप ध्यान से देखो ये वाली डिस्टेंस आपकी d है, ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। तो P से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस अगर मैं कोई नाम दे दूं इन पॉइंट्स को, S1P है, इनको मैं नाम दे दूं, सपोज करो ये पॉइंट आपका मैं बोलूं O1 है और इस पॉइंट को मैं कह दूं O2 है। तो आप बेटा ट्राइंगल PO2S2 में देखो तो S2P स्क्वायर हाइपोटेनस होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
H2 O2 का स्क्वायर प्लस O2P का स्क्वायर। बात सही है? H2O2 आपका है कैपिटल D और O2P आपका Y प्लस स्मॉल d/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप S1P स्क्वायर निकालो ऊपर वाले ट्रायंगल S1O1P में, तो ये बन जाएगा आपका S1O1 स्क्वायर प्लस O1P स्क्वायर। ये है आपका D स्क्वायर, ये है आपका D स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो तो इक्वल टू हो जाएगा ये आपका D स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से H2P और S1P इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर माइनस कर दें तो अपने को मिल जाएगा H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस करेंगे तो D स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म बचेगा खाली आपका, क्या बचेगा? y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसमें y स्क्वायर का टर्म d/2 का होल स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास में? 2yd/2 यानी yd यहाँ से बचेगा, yd यहाँ से बचेगा, क्या बचेगा? yd बचेगा। तो yd प्लस yd बन जाएगा 2yd, सिर्फ इतना बचेगा आपका। इस वाले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ये H2P माइनस S1P हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2P प्लस S1P इक्वल टू 2yd। अब H2P अपान S1 प्लस P को अप्रोक्सीमेशन में इक्वल टू D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको इक्वल टू D मान लेते हैं। तो H2P माइनस S1P इक्वल टू 2yd अपान H2P प्लस S1P। आपका स्मॉल d इतना छोटा होता है, कैपिटल D इतना बड़ा होता है, सिंस स्मॉल d इज लेस देन d, दिस implies S1P can be written as approximately S2P approximately equal to D। तो ये आपका जो है ये बन जाएगा 2yd अपान 2D। ये बन गया आपका H2P माइनस S1P। यहाँ से इसको लिखो तो H2P माइनस S1P इक्वल टू y स्मॉल d अपान कैपिटल D बन जाएगा। क्या बन जाएगा? y स्मॉल d अपान कैपिटल D। ये है आपका पाथ डिफरेंस। ये क्या बना आपका? ये है आपका पाथ डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसी को इक्वल टू n लैम्डा या n+1/2 लैम्डा करेंगे हम। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। बहुत बढ़िया। फॉर कंस्ट्रक्टिव interference at point P, this path difference must be equal to n lambda। ये कितना आया था आपका? yd by capital D, means yd by capital D equal to n lambda।
ध्यान दो, कैपिटल डी और स्मॉल डी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको सिर्फ y निकालना होगा। ये बन जाएगा n d लेमडा, n लेमडा d बाई स्मॉल d, n लेमडा d बाई स्मॉल d। ठीक है, तो y की जो वैल्यू स्क्रीन पे इस फार्मूले से आएगी, वहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डिस्टेंस देंगे। जैसे ये स्क्रीन है, y की वैल्यू उस फार्मूले से n इक्वल टू 1 2 3 लेमडा की वैल्यू d की वैल्यू रखोगे, तो इसमें जहां जहां डिस्टेंस 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, 1 के अकॉर्डिंग कहीं आएगा, 2 के अकॉर्डिंग कहीं आएगा, 3 के अकॉर्डिंग कहीं आएगा, फुल, उन सब पॉइंट्स पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरीके से फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा यहीं पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं, तो y इक्वल टू, अगर 0 की वैल्यू लिखूं तो y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू अगर मैं 1 लिखूं और इस पूरे को मैं कांस्टेंट मान लूं, देखो आप एक ही लाइट यूज करोगे तो लेमडा डी बाई डी कांस्टेंट, लेमडा फिक्स है, कैपिटल डी फिक्स है, स्मॉल डी फिक्स है, इन सबको एक कांस्टेंट मान लो, m मान लो, क्या मान लो, m। तो आपको m पे मिलेगा, आपको 2m पे मिलेगा, आपको 3m पे मिलेगा, एंड डॉट डॉट पे मिलता जाएगा। ठीक है, m क्या है, लेमडा डी बाई डी एक वैल्यू है, एक डिस्टेंस है। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या मिलेगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो आपका पाथ डिफरेंस है, दिस मस्ट इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 लेमडा, यानी स्मॉल y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 लेमडा। दिस implies y इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 लेमडा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ये कंडीशन हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ पे अगर इसको m लेमडा डी बाई डी m था, तो यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू निकालूं मैं, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, m बाई 2 मिलेगा, y इक्वल टू 3 बाई 2m मिलेगा, y इक्वल टू 5 बाई 2m मिलेगा, डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 पे, दूसरा m पे, तीसरा 2m पे, और डिस्ट्रक्टिव m बाई 2 पे, यानी 0 और m के बीच में, दूसरा m और 2m के बीच में, तीसरा 2 और 3m के बीच में। ठीक है, यानी अल्टरनेटिव आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, यानी स्क्रीन पे आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। ध्यान रखना n की वैल्यू प्लस माइनस दोनों चलेगी, अगर डिस्टेंस के हिसाब से लोगे आप अप डाउन, अगर वो डिस्टेंस फार्मूले के तौर पे लोगे, o को ओरिजिन मानोगे तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अदरवाइज प्लस माइनस नहीं लिखना है तो m पे यहाँ भी मिलेगा, m पे नीचे भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ लेना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको साइन के साथ लिखना है तो आप n की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हो, और साइन के साथ नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो आपने देखा कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड अल्टरनेटिवली ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो n की वैल्यू पुटअप करके हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज की या डार्क फ्रिंज की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब इस फार्मूले को हम nth फ्रिंज के लिए लिखेंगे, तो यही जो फार्मूला है इसको हम yn लिख देते हैं। और ये पोजीशन हो गया nth ब्राइट फ्रिंज का, और ये पोजीशन हो गया आपके nth डार्क फ्रिंज का। नोट कर लो इसको, नेक्स्ट पेज पे लिखना है इस फार्मूले को, डेरिवेशन के अंदर मत डालना तुरंत, ठीक है। पोजीशन ऑफ nth bright fringe from O in the middle point of the screen is y1 equal to n lambda d by d. सर एक बार रिपीट करना। Position of nth bright fringe, position of nth bright fringe from middle point of the screen is yn equal to n lambda capital D by small d. And position of nth dark fringe is yn equal to n plus 1 by 2 lambda capital D by small d. हो गया? यस सर। अब देखो, ब्राइट फ्रिंज, यहां पे लिखो डार्क फ्रिंज। फ्रिंज मतलब स्पॉट होता है। yn इक्वल टू कितना है? n lambda कैपिटल D बाई डी। ध्यान रखना, जब भी कैलकुलेशन करना हो तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक एक्सपेरिमेंट में। और इसके लिए yn कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बाई 2 lambda d बाई स्मॉल d। इसलिए मैं हमेशा इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे yn प्लस nth फ्रिंज की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा n प्लस 1 lambda d बाई d। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? n lambda d बाई d प्लस lambda d बाई d लिख सकते हैं। yn प्लस 1 माइनस yn कितना हो जाएगा? ये आपका yn है ना? ऐसे लिखो, yn प्लस n इक्वल टू ये आपका yn हो जाएगा प्लस lambda d बाई डी। ठीक है, तो अगर ये फ्रिंज पता है तो इससे अगली फ्रिंज, उस पर lambda d बाई डी वैल्यू जोड़ दोगे तो मिल जाएगी। उससे नेक्स्ट अगली तो 2 lambda d बाई डी निकाल दोगे तो बन जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका n प्लस 1 माइनस yn, ये आपका आता है lambda d बाई डी। अभी पीछे हमने देखा था ये वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है ये? एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी जितने भी ब्राइट फ्रिंज होंगी उनमें से जो दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। कितनी होगी? lambda d बाई डी। सिमिलरली अगर आप डार्क फ्रिंज के लिए निकालो yn प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? n पे n प्लस 1 रख देना आपको, तो ये n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, lambda d बाई स्मॉल d हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 lambda d बाई स्मॉल d प्लस lambda d बाई स्मॉल d। ये आपका yn प्लस 1 हो गया। इसको लिखा जा सकता है yn प्लस lambda d बाई डी, या yn प्लस 1 माइनस yn इक्वल टू lambda d बाई डी। ये भी कांस्टेंट हो गया और सेम वैल्यू हो गई जितनी ब्राइट फ्रिंज के लिए आई थी। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? कांस्टेंट डिस्टेंस चलेगा। यानी स्क्रीन पे अगर आप इसको ऑब्टेंड करोगे तो इस तरीके से ब्राइट फ्रिंज होगी, यहाँ पे डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर 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 डार्क होगी। इस तरीके से इनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। बात समझ में आ गई?
यस सर। ये जो डिस्टेंस आई है इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? यही डिस्टेंस आई हुई है, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। और एक्सपेरिमेंटली आपको ये विड्थ कैलकुलेट करते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे लैब में, तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आप लेम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट व्हिच enables a person to calculate the wavelength of light। किसी भी सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट से, अगर आप इस फ्रिंज विड्थ को मेजर कर लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ जो आई हुई है ये लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है ना। डी आपका नोन है, मेजर कर लोगे स्क्रीन और सोर्स के बीच के डिस्टेंस, और स्मॉल डी आपने जो दोनों इंटरफेरेंस सोर्स बनाए हैं सेकेंडरी सोर्स उनके बीच के डिस्टेंस। तो कैपिटल डी स्मॉल डी नोन है, ये विड्थ आपने निकाल ली है मेजर करके, और आप लेम्डा इससे कैलकुलेट कर ले जाओगे। ठीक है, ओके। यस सर। यहीं पे लिख लेते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिंज विड्थ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसको हम W से भी लिखते हैं कई बार, W फ्रिंज विड्थ यानी W। ठीक है, बात समझ आ गई ना? ये हो गई फ्रिंज विड्थ। इसी तरीके से एक टर्म आता है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आपको पता है कि जो सेंट्रल पॉइंट O होगा इस पे कौन सी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज, और इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर पे है ये। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, आर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो पे, इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, आर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फॉर n इक्वल टू +1 पे यहां बनेगा, तो n इक्वल टू -1 पे यहां बनेगा। n इक्वल टू जो +1 या -1 होगा इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमा के सेंट्रल के दोनों तरफ लोकेटेड होगा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, इसी तरीके से n इक्वल टू +-2 के लिए जो बनेगी उसको सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड के लिए थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, हम बात करने जा रहे थे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये क्या करता है? एंगुलर सेपरेशन फाइंड आउट करता है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये होता है आपका बीटा बाई कैपिटल डी, इसको थीटा से लिखते हैं, ये हो जाएगा लेम्डा बाई डी। ये बीटा क्या था? बीटा या W आपका फ्रिंज विड्थ होता है। अगर फ्रिंज विड्थ को D से डिवाइड कर दें, क्या कर दें?
फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? ये है आपका फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बाई कैपिटल डी, ठीक है, इक्वल टू थीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। ये आपका एंगुलर सेपरेशन बताता है दो फ्रिंज के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एनालाइज कर लेते हैं। तो फ्रिंज विड्थ बीटा लिखो, डब्लू लिखो, या इसको आप फ्रिंज विड्थ लिखो, बात एक ही चीज है। ये हो गया लेमडा डी बाई कैपिटल, सॉरी लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसमें ध्यान से देखो, डी फिक्स है, डी फिक्स कर दिया आपने, लेमडा वेरी कर सकते हो, तो अलग अलग लेमडा लेते जाओगे। बिग बियर के हिसाब से आपको पता है लेमडा की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है। तो आप देख सकते हो कि लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, लेमडा की वैल्यू कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो S1 और S2 सोर्स है ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। कहां पे है? तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आपका सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि अगर S1 S2 आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है कहीं पे भी हो। सपोज करो कि S आपका यहाँ हो जाए, S आपका यहाँ हो जाए और ये सोर्स आपके ऐसे रह जाए, ये S1 हो जाए, ये आपका S2 हो जाए। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो नहीं कहा जा सकता है किसी भी हालत में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पे दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। क्या बन जाए? जहां पे दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लेंथ कम है इसके कंपैरिजन में तो ये लेंथ आपको ज्यादा जानी पड़ेगी और ये लेंथ कम हो जाएगी, यानी जो पहले यहाँ O पे होता था सेंट्रल मैक्सिमा वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में O डैश पर। बात समझ में आ गई? तो अगर आपका ये मॉडिफाइड सेटअप हो और ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना हो इस तरीके से, तो भी आपका इंटरफेरेंस पैटर्न वैसे ही मिलेगा जैसे पहले केस में मिल रहा था, लेकिन उसका सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये सोर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाए तो सेंट्रल मैक्सिमा आपका नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसको अपने लैंग्वेज में अपने टर्म में नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अगर सोर्स आपका बाइसेक्टर से डाउनवर्ड जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा अपवर्ड चला जाएगा, अगर सोर्स अपवर्ड जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसका पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है इंटरफेरेंस पैटर्न विद व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब मिक्सचर ऑफ लाइट्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो फ्रिंज विड्थ थी ये आपने देखा लेमडा पे डिपेंड कर रही थी। क्या कर रही थी? लेमडा पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है, ठीक है। यस सर।
तो हमें जो फ्रिंज मिलेगी वो एक्चुअली में क्या मिलेगी, मिक्सचर मिलेगी। क्या मिलेगी, मिक्सचर पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, मिक्सचर। क्योंकि हर एक कलर के लिए जो उसकी फ्रिंज की विड्थ वाली पोजीशन होगी, 0 सबके लिए मिलेगा एक ही जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, सेंट्रल मैक्सिमा यही मिलेगा। लेकिन किसी के लिए 1 यहाँ मिलेगा, किसी के लिए यहाँ मिलेगा, किसी के लिए यहाँ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ व्हाइट लाइट जो है वो तो O पे ही मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो भी यस सर, फ्रिंज बनेंगे वो कलर्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे सिस्टम में क्या देखोगे, आपको कहीं मिलेगा ये पॉइंट वायलेट के लिए डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव हो। तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा डिफ्यूज पैटर्न मिलेगा, यानी ब्राइट, ब्लैक, अल्टरनेटिव वाला पैटर्न आपका लॉस हो जाएगा। क्या मिलेगा, एक मिक्स पैटर्न मिलेगा इसके बाद में। तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट मिलेगी, बाकी पूरी मिक्स मिलेगी, कहीं पे भी आपको कंप्लीटली ब्लैक नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। यस कहीं सर, कहीं पे आप इसको ऑब्जर्व करोगे, मान लो अगर ये पॉइंट वायलेट के लिए डिस्ट्रक्टिव है तो हो सकता है रेड के लिए कंस्ट्रक्टिव हो। तो जो पॉइंट वायलेट के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे रेडिश कलर दिखेगा डोमिनेटिवली। अगर ये आपका रेड के लिए डिस्ट्रक्टिव हुआ तो हो सकता है वायलेट के लिए कंस्ट्रक्टिव हो, तो ये वायलेट कलर का दिखेगा डोमिनेटली। ठीक है, बट कहीं पे क्लियरली ना तो आपको रेड मिलेगा, ना कहीं पे आपको क्लियरली वायलेट मिलेगा। ठीक है, वायलेट वाले पे वायलेटिस मिलेगा, रेड वाले पे आपको रेडिश मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यस सर, ठीक है, कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जैसे सोडियम लैंप यूज करें, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपको जो सेंट्रल ब्राइट प्रिज्म होती है और इसके बाद वाली जो आपकी प्रिज्म होती है उसका पोजीशन लोकेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कई बार पोजीशन लोकेट करने के लिए भी हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो हर एक लाइट का ये मैक्सिमा होगा, ये बहुत ब्राइट कलर में दिखेगा हमको। तो क्या करते हैं, कई बार नॉर्मल व्हाइट लाइट यूज करके हम सेंट्रल मैक्सिमा वाली जो पॉइंट है उसको फिक्स कर लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट फिक्स कर देते हैं व्हाइट लाइट के थ्रू। अब इसके बाद में सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं सोडियम लैंप से। अब बाकी फ्रिंज को इस तरीके से हम यहाँ मेजर कर लेते हैं, तो बहुत इजीली हम फ्रिंज विड्थ निकाल पाते हैं। क्या करते हैं, बहुत इजीली हम फ्रिंज विड्थ निकाल पाते हैं। ठीक है, बहुत काम का, बहुत आई को फोकस करना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ने में जितना आसान है, करने में उतना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कई बार बच्चों को तो एक वीक लग जाता है चीजों को पोजीशन करने में। ठीक है, चीजों को पोजीशन करने में एक वीक का टाइम लग जाता है, क्योंकि डार्क रूम में होता है, एक पूरा पाइप का सिस्टम बना दिया जाता है, उसी के अंदर सारी चीजें रखी जाती हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है। आई पे बहुत प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर आई पे पड़ता है। ठीक है, तो हमने तो किया है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है।